हेलो एंड वेलकम टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लैंडमार्क केसेस पर। तो पहला केस जो हमने डिस्कस किया दैट वाज ऑफ शाहबानो बेगम, विच इज अ वेरी लैंडमार्क अथॉरिटी ऑन सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी। इस केस का रेशो था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर आप एंटाइटल्ड हो टू गेट द मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी, तो आपका कोई भी रिलीजन हो, आप सेक्शन 125 की रेमेडी इन्वोक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुस्लिम डाइवोर्स्ड विमेन थी, उन्होंने 125 सीआरपीसी इसकी एप्लीकेशन लगाई थी एंड शी गॉट द मेंटेनेंस। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दे हैव अपहेल्ड हर राइट टू गेट मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इद्दत पीरियड होता है, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, तो हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। वो जो मैंने आपको बताया था कि डाइवोर्स के केसेस में इट विल बी 3 मंथ्स और डेथ के केसेस में इट इज 4 मंथ्स एंड 10 डेज। अब हम आगे के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि मेंटेनेंस पे क्या लॉ आया, क्या केसेस आए। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे शाहबानो के केस का क्या इफेक्ट रहा कि जो मुस्लिम हस्बैंड थे, उनकी जो लाइबिलिटी थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड। अब मुस्लिम जो मेल जो पर्सन्स थे, उनको ये डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और काफी प्रोटेस्ट हुए। तो फिर गवर्नमेंट एक लॉ, यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस लॉ को लाया गया। अब बेसिकली पहले ये जो लॉ लेकर आया गया था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, बिकॉज जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो काफी परेशान थी, प्रोटेस्ट कर रही थी शाहबानो के केस को। अब ये केस, अब यहाँ पे ये एक्ट लाया गया 1986 का। अब हम इसका प्रियम्बल पढ़ेंगे सो दैट हमें इसके स्कोप का पता चले। सो एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन who have been divorced by or have obtained divorce from their husband and to provide for matters connected therewith। यानी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेकर आ रहे हैं कि हम, अगर अब मुस्लिम वुमेन का डाइवोर्स होगा तो जो भी उसके मेंटेनेंस एक्सेट्रा हैं, जो भी मैटर्स कनेक्टेड हैं डाइवोर्स के रिलेटेड, वो अब इस लॉ से गवर्न होंगी। अब इस लॉ को चैलेंज कर दिया गया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी थी इसको चैलेंज कर दिया गया। कौन से केस में? डैनियल लतीफी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 5 जजेस बेंच का डिसीजन था, ऑनरेबल जस्टिस आर बाबू, इन्होंने डिसीजन दिया। अब क्यों कर रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज? ऐसा क्या हो गया, हमें प्रोविजंस पढ़कर ही पता चलेगा। पहले हम देखते हैं कि इसमें डाइवोर्स्ड विमेन को कैसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये डाइवोर्स विमेन के राइट्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे कहा कि जो आपका शादी होनी चाहिए, निकाह होना चाहिए, दैट शुड बी एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, तब आप इस लॉ से गवर्न होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि कोई मुस्लिम है और उन्होंने शादी कर ली है स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो आपका जो निकाह हुआ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है जितना हमारे लिए रेलेवेंट है। सो यहाँ कह रहे हैं कि मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम विमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। अब यहाँ पे ये लेकर आते हैं एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज को, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, जिसमें कि एक लॉ सीआरपीसी भी है हमारा। तो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं अगर किसी को नहीं पता। तो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का मतलब होता है कि ये जो लॉ है इसको हम प्रेफर करेंगे ओवर एनी अदर लॉ। कोई लॉ स्टैंड नहीं करेगा इस लॉ के आगे। तो यानी कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हमें किसको प्राइमेसी देनी होगी? इस लॉ को। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि अ डाइवोर्स्ड विमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू, एक डाइवोर्स्ड विमेन को ये राइट्स मिलेंगे, आर रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर within इद्दत period by her former husband।
अब यहाँ पे जो हम जब हमारा केस का डिस्कशन आएगा तो कौन कौन से पॉइंट्स उठेंगे कि यहाँ पे बोला गया विद इन इद्दत पीरियड, विद इन इद्दत पीरियड। अब यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जा रहा है कि व्हाट इफ वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आफ्टर द इद्दत पीरियड, आप उसके लिए क्या लॉ लेकर आते हो, तो वो हमें आगे के सेक्शन में पता चलेगा। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर विमेन रीमैरी नहीं करती हैं एंड इफ शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ आफ्टर द इद्दत पीरियड, तो क्या होगा। अगर सपोज इद्दत पीरियड खत्म हो गया और उसके बाद भी शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तब क्या होगा। तो यहाँ पे ही इट इज बीइंग यूज्ड फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ही मे मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग सच ऑफ हर रिलेटिव्स as would be entitled to inherit her property on her death। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई हस्बैंड की ड्यूटी तो खत्म हो जाएगी और फिर ड्यूटी किस पे चली जाएगी, उनके उन रिलेटिव्स पे जो उसके मरने के बाद क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना अनफेयर है कि एक शादी का रिलेशन की हम बात कर रहे हैं और हस्बैंड के हाथ जुड़ गए हैं आफ्टर यहाँ पर इद्दत पीरियड तक, और उसके बाद उनको किसके पास जाना पड़ रहा है, रिलेटिव्स के पास। अब आगे देखते हैं, अगर रिलेटिव्स भी नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो क्या होगा, तो फिर सच अदर पर्सन्स हु कैन मेंटेन हर, तो वो करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, वक्फ बोर्ड के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी टू मेंटेन हर। तो बोला गया कि ये तो बहुत आर्बिट्रेरी है, ये जो लॉ है दिस इज वेरी आर्बिट्रेरी इन नेचर, और वाइफ को ये अच्छा मतलब एक अच्छी रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी है कि वाइफ शुड गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड, उनको मिले। तो हम एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में उसको क्यों रिलेटिव्स के पास भेजें इफ द हस्बैंड हैज द सफिशिएंट मींस। तो यहाँ पे आर्टिकल 1421 के तहत इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट गोज टू स्टेट वक्फ। अब हम इस केस के रेशो पे आ गए हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो उन्होंने इसको कैसे परसीव किया है कि आप पहले तो हस्बैंड की ड्यूटी है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड और उसके बाद ड्यूटी चली जाती है रिलेटिव्स के पास, और अगर वो भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो ड्यूटी चली जाती है वक्फ बोर्ड के पास। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज डिफिकल्ट टू परसीव दैट Muslim law intends to provide a different kind of responsibility by passing on the same to those unconnected with the matrimonial life, such as heirs who are likely to inherit her property or the waqf board। क्योंकि ये एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है और जो प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए टू मेंटेन द वाइफ इफ द हस्बैंड इज हैविंग द सफिशिएंट मींस, तो वो किसकी होनी चाहिए, वो हस्बैंड की ही होनी चाहिए even after the iddat period। Such an approach appears to us to be a kind of distortion of the social facts। तो अब ये आप बाकी का आप खुद से पढ़ लेना कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये चीज प्रॉब्लमेटिक और अनरीजनेबल लगती है और एक लॉ क्या होना चाहिए, इट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल एज पर द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, very landmark on section number 21, procedure it should be fair and reasonable। So the purpose of this act appears to be to allow the Muslim husband to retain his freedom of avoiding payment of maintenance to his erstwhile wife, former wife, after divorce and the period of iddat। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक प्लेन रीडिंग दें इस एक्ट के प्रोविजंस को, तो पार्लियामेंट क्या इंटेंड कर रहा है कि अगर हम बिल्कुल इसकी प्लेन रीडिंग दें तो उससे ये पता चलता है कि क्या आप मुस्लिम हस्बैंड की ड्यूटी को अवॉइड करना चाहते हो आफ्टर द इद्दत पीरियड। लेकिन अगर किसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है तो हम एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, लिबरली इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करा जाए। सो अगर दो इंटरप्रिटेशन निकलती हैं तो हम उस इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करते हैं विच अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ।
अब हमें देखना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्ड्स को इंटरप्रेट कर रही है, कंस्ट्रू कर रही है। तो यहाँ पे कहा कि अगर हम रीडिंग देखें सेक्शन नंबर 3 की, तो यहाँ पे दो चीजों का यूज हुआ है। एक तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने यूज किया प्रोविजन और फिर आपने यूज किया मेंटेनेंस। और क्या प्रोविजन और मेंटेनेंस सेम होता है? आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोविजन जो होता है इट इज अ वाइडर टर्म, ये एक वाइडर टर्म है। प्रोविजन में आपका सभी कुछ आ जाता है जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं। सो पार्लियामेंट सीम्स टू इंटेंड, अब यहाँ पे लिबरली कंस्ट्रू कर रहे हैं हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट सीम्स टू इंटेंड that the divorced wife gets sufficient means of livelihood after the divorce, and thereafter, therefore the word provision indicates that something is provided in advance for meeting some needs, कि जो भी उनकी needs हैं after the divorce and after the period of iddat, that should be taken care of in advance, उसका आप पहले से ही provision बना लो, आप contemplate कर लो कि वाइफ की क्या फ्यूचर नीड्स हैं और उसके लिए अरेंजमेंट्स करो। तो द एक्सप्रेशन, अब हम कह रहे हैं कि विद इन इद्दत पीरियड का क्या मतलब होगा, कि क्या हस्बैंड की ड्यूटी है टू मेंटेन हिज वाइफ ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, तो इस विद इन का भी बताया गया कि इसका क्या मीनिंग होगा। सो द एक्सप्रेशन विद इन वुड मीन on or before and not beyond, and therefore it was held that the act would mean that on और before the expiration of इद्दत, कि अगर सपोज करो ये 3 lunar months का इद्दत का पीरियड है, if the women is not subjected to menstruation cycles, तो आप इसी पीरियड में सारे अरेंजमेंट्स कर लो। The husband is bound to make and pay a maintenance to the wife, and if he fails to do so, अगर आपने इद्दत पीरियड में नहीं किया तो क्या होगा? If he fails to do so, then the wife is entitled to recover it by filing an application before the magistrate as provided in section 3(3). अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू ये कहा कि वैसे तो आपको अरेंजमेंट्स यहीं तक कर देने चाहिए, और अगर आपने नहीं किए सो उसके बाद अगर विमेन मैरी नहीं करती फॉर द सेकेंड टाइम, so the obligation it would extend to the whole life of the divorced wife unless she gets married for the second time। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि आपने दो वर्ब्स का यूज किया है, यू आर यूजिंग टू डिफरेंट वर्ब्स। आप कह रहे हो टू बी मेड एंड पेड, यानी कि प्रोविजन टू बी मेड, maintenance to be paid. So it is clear that a fair and reasonable provision is to be made while maintenance is to be paid. तो आपको दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड आप प्रोविजन बना लो, इफ यू फेल टू डू सो, तो अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है तो इट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड ओनली टू मेंटेन द वाइफ। सो अब आप इसको प्लीज पढ़ सकते हो खुद से, ये मैंने सिर्फ यहाँ से लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा फ्रॉम द जजमेंट। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिप्राइविंग द डाइवोर्स्ड विमेन इट इज अनरीजनेबल, ये एक अनरीजनेबल प्रोविजन होगा, क्योंकि सीआरपीसी में तो आपको क्या मिलता है, आपको रेमेडी मिलती है इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड। तो अगर आप एक लॉ भी ला रहे हो तो इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव वन। कंक्लूड करते हैं केस को। So the Honorable Supreme Court has concluded like this: a Muslim husband is liable to make reasonable and fair provision for the future of the divorced wife, which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be paid by the husband within the iddat period, कि आप उसी में arrangements कर दो, लेकिन नहीं हुए तो liability of a Muslim husband to the divorced women arising under section 3(1)(a) of the act to pay maintenance is not confined to iddat period। तो अगर आपसे अब मैं पूछूं कि क्या मुस्लिम विमेन को आफ्टर द इद्दत पीरियड मेंटेनेंस मिल सकती है, आंसर इज यस, मिल सकती है एज पर द प्रोविजन ऑफ डैनियल लतीफी। क्या इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस एक्ट की उसको अपहेल्ड कर दिया गया था?
Answer is yes. The constitutional validity of this act was upheld in this case. इसको upheld कर दिया गया था. So I hope आपको समझ आया होगा. अब क्या CRPC applicable होगा मुस्लिम विमेन पर? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या मुस्लिम विमेन पर CRPC एप्लीकेबल होगा? तो अगर आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 5 कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ चाहें तो वो सेपरेट या फिर जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फर्स्ट हियरिंग पे कि दे वांट टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ CRPC. लेकिन अगर वाइफ अकेले चाहे कि मुझे इस लॉ के अंडर गवर्न होना है, सो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. आप दोनों को ही एप्लीकेशन फाइल करनी होगी. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको डिसीजन बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा रादर आई शुड से. Take care, keep studying, stay tuned with the channel for more judgments. Thank you.